students. So today I am again with 11th class video, and in my last video I have explained you, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का क्या विशेष महत्व हमारे लाइफ में चल रहा था और बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस उसकी मैंने बताई थी आपको। और वो एप्लीकेशंस ऐसे बताई थी कि जो खाद्य सामग्री और जो फूड पैकेट्स, राशन पैकेट्स जो हेलीकॉप्टर से, एरोप्लेन से उसमें डाले जाते हैं बाढ़ वाले एरिया में, और आजकल हम उसको काफी हद तक यूटिलाइज भी कर रहे हैं, क्योंकि आप टीवी में खबरें देखते होंगे तो आपको कई जगह ऐसे हालात नजर आ रहे होंगे जहां पर पहुंचना भी नामुमकिन है। कई कई फैमिलीज इस बाढ़ में फंसी हुई हैं। वहां तक अगर किसी भी तरीके की जो राहत और मदद पहुंच पा रही है तो वो सिर्फ हमारी पहुंच पा रही है ऑन द लॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है ना। तो ये मैं आपको पिछले वीडियो में समझाया था, और मैंने आपको, और डिफेंस में भी हमारा जो देश दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है, डेली आपको कुछ नए अपलोड्स उसमें भी मिलते हैं। वहां पर भी जो मिसाइल, जो प्रोजेक्टाइल, जो गन, बिकॉज जब एक गन में से बुलेट निकलती है तो दैट इज ओनली अ प्रोजेक्टाइल। और उसकी मैंने आपको एक सिंपल सी चीज भी बताई थी कि जो स्किलफुल गनमैन होता है वो अपने जो गन को टारगेट से थोड़ा सा ऊपर टिल्ट करके रखता है, बिकॉज दैट बुलेट विच हैज बीन बिकेम प्रोजेक्टाइल, जो बुलेट अब एक प्रोजेक्टाइल बन चुकी है गन में से निकलने के बाद, वो आगे जाके दोनों तरह के डिस्प्लेसमेंट फॉलो करेगी, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। उस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को कंपनसेट करने के लिए हमको जब भी कोई निशाना लगाना है तो हमको हमारा जो डिवाइस है उसको हमेशा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट काउंट करके टारगेट करना सीखना होगा। यही तो, तभी तो इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, यही तो स्किल्स हैं जो डेवलप करना बहुत जरूरी है। और अस पर बुलेट की स्पीड वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पहले से काउंट करके रखा जाता है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अप्रोक्सीमेटली उस गनमैन के द्वारा एस्टिमेट कर लिया जाता है, देन ओनली द थिंग्स आर पॉसिबल। आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं तो आगे चलेंगे हम दूसरे तरह का प्रोजेक्टाइल, और वो प्रोजेक्टाइल भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमारा स्पोर्ट्स में चल रहा है या जो हमारा सैटेलाइट प्रोजेक्शन चल रहा है, वो सारे के लिए मेन अब हमारा जो लॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का जरूर है पढ़ना, जरूरत है उसकी पढ़ने की। तो हम वहां पर आ गए हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पे। और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल एक ऐसा प्रोजेक्टाइल है, एक ऐसा प्रोजेक्शन है बॉडी का जो हम या तो हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से एंगल बना के फेंकते हैं। मींस हमारा एंगल ऐसे चलेगा। आपने कई बार ये देखा होगा, आपके पास जो डिस्कस थ्रो है उसका लिए भी हम जब डिस्क फेंकते हैं, या फिर जैवलिन थ्रो है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, जितने भी ये हैं उन सब में कहीं ना कहीं हमारा जो बेसिक लॉजिकल फील्ड फिजिक्स का जो एप्लीकेबल है, दैट इज नथिंग मोर देन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो अभी हमने इस ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में u वेलोसिटी से एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है, एंड आपको मालूम है ये कर्वलीनियर पाथ को फॉलो करेगा। और ये जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है उसको मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ, ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, और ये ट्रेजेक्ट्री भी पैराबोलिक है। इसको हम सबसे पहले जस्टिफाई करेंगे। ओके, कैसे जस्टिफाई करेंगे, अब हमें देखना है कि हम इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो जो u था उसने हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाया, तो ऑब्वियसली इसके दो कंपोनेंट हमको रिजॉल्व करना पड़ेंगे, क्योंकि हमारी जो प्रोजेक्टाइल है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी शो कर रही है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी शो कर रही है। अगर ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दोनों शो कर रही है तो इसका मतलब इसके पास वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में भी होना चाहिए और वर्टिकल में भी होना चाहिए। वो वेलोसिटी कहाँ से आएगी? वो वेलोसिटी कहीं से नहीं आएगी। हम इस प्रोवाइडेड वेलोसिटी जो हमने इसको इनिशियली दी थी उसको दो पार्ट में रिजॉल्व करेंगे, और रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स में मैंने आपको ये कंपोनेंट तोड़ना सिखाया था कि अगर कहीं पर भी
हमारे पास इस तरह का एंगल बन रहा है और ये u वेलोसिटी है, हम इस ट्राइंगल को क्या, इस पैरेललोग्राम को पूरा कंप्लीट करेंगे और इसका ये कंपोनेंट u sin थीटा as पर ट्रिग्नोमेट्रिक रूल और u cos थीटा as पर ट्रिग्नोमेट्रिक रूल हमारा ये मैनेजेबल हो जाएगा। जब ये मैनेजेबल हो जाएगा तो u sin थीटा और u sin थीटा हमारे पास बराबर हो गया। तो जो हमने u वेलोसिटी से हमने इसको प्रोजेक्ट करा था एट एन एंगल, अब वो दो कंपोनेंट में टूट चुकी है। एक कंपोनेंट हो गया है u cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट हो गया है u sin थीटा। और ये जो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमारे टूटे हैं, इससे हमको एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए सपोर्टिव हो जाएगा और एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए सपोर्टिव हो जाएगा। तो अब हमारे पास हम वही जो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए जो हमने अप्लाई किया था उसी को हम यहाँ अप्लाई करेंगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt²। और सबसे पहले हम निकालेंगे x, क्योंकि हमको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है और उनके बीच में एक रिलेशन भी निकालना है। जब उनके बीच में रिलेशन निकालेंगे तो हमको नेचर मिल जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट पे आ रहे हैं हम। तो इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा और इंटू टी, आगे अगर हम चल रहे हैं 1/2 इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास u cos थीटा इंटू टी आ रही है एंड t इक्वल्स टू x अपॉन u cos थीटा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ रहा है और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। यहाँ पर आप देखो g की वैल्यू मैंने 0 डाली थी। अगर बॉडी कोई भी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, दैट मींस इट इज नॉट अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ के गुरुत्वाकर्षण से वो बिल्कुल फ्री है, तभी वो सीधी चलेगी। कोई भी बॉडी अगर अर्थ के सेंटर की तरफ फॉल होती ओनली बिकॉज ऑफ g, and if g is 0 it can move thoroughly. Okay, then here comes t equals to x upon u cos theta। ये फर्स्ट इक्वेशन आई। अब हम y के लिए निकालेंगे सेकेंड इक्वेशन में। तो y के लिए जो हमने वर्टिकल कंपोनेंट, बिकॉज इट इज द मोशन इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड फॉर थ्रोइंग एनीथिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन we have to apply certain velocity, and that initial velocity which is provided by us is u sin theta, that is the vertical component of our initial velocity into t plus of 1/2. G will be taken as negative because G is acting in downward direction and our flow is in upward direction. Being we have taken velocity positive, G will have to take negative. Okay, but here G will act. Here G will act. Now we will substitute in this equation the value of t from equation number 1. From equation number 1 we will substitute the value of t. फर्स्ट इक्वेशन से हम t की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और जब हम t की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल्स टू u sin थीटा इंटू x अपॉन u cos थीटा माइनस 1/2 g इंटू x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर हो रहा है। ये फाइनली आप इसको सॉल्व करिए और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x tan थीटा। कैसे x tan थीटा आ रहा है, x है sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा हो जाएगा x tan थीटा माइनस 1/2 g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू y। ये इक्वेशन हमारी सेकंड इक्वेशन आ रही है एंड दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स हियर अ वर्टिकल इक्वेशन ऑफ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। मतलब कितना हमारी प्रोजेक्टाइल ने y कंपोनेंट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के अलोंग ट्रैवल किया, उसकी वैल्यू अगर निकालना है तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और x के अलोंग वो कितना चली है तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। बट एक चीज यहाँ पर क्लियर हो गई है, y in 1 degree, y in 1 degree and x tan theta minus 1/2 g x square upon u square cos square theta is in 2 डिग्री, 2 डिग्री, बिकॉज हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है x की 2। अगर हाईएस्ट पावर x की 2 आ रही है, दिस इक्वेशन इज termed to be 2 degree. So now you see y in 1 degree and x in 2 degree. When this condition is satisfied, it forms a equation of parabola. So you can say the motion of oblique projectile is always
moves always parabolic. Moves always parabolic. Why you can say it is moving parabolic? You can say it is moving parabolic because it satisfies the equation of a parabola y in 1 degree and x in 2 degree. So likewise, we have completed one of the major important question of oblique projectile. To justify that, when an oblique projectile is thrown in air, it exhibits x displacement and y displacement, and this x displacement and y displacement are related to each other, and this relation satisfies the condition of parabola, and because it satisfies the condition of parabola, so we can say the nature or the movement of this oblique projectile in air, इस ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का जो मोशन है एयर में वो पैराबोला की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. चूंकि ये पैराबोला की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो नेचर विल बिकम पैराबोलिक. ठीक है, ये मैंने आपको समझाया. उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, और जब हम इसके पास आगे चलेंगे तो अब हमें निकालना है इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी. एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना है तो वो कैसे निकलेगी, किसी भी पॉइंट पर. अब फाइनली अगर आपको किसी भी पॉइंट पर रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना है तो हर पॉइंट पर आपके वेलोसिटी के सिंपल दो कंपोनेंट्स टूटते रहेंगे. ये देखिए आप इस तरह से दो कंपोनेंट्स आपको टूटते हुए मिलेंगे. लेकिन वो जो वेलोसिटी के लिए हमको फॉर्मूला लगाना है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आएगा, जहां पर हम फाइनल वेलोसिटी जनरली निकालते हैं. तो अब आप देखो v इक्वल्स टू u प्लस at था फर्स्ट इक्वेशन. हमको निकालना है vx. अगर vx निकालना है तो मैंने आपको बताया था x कंपोनेंट के लिए हमारे पास सिर्फ u कंपोनेंट होगा, और ये जो वैल्यू है हमारे पास, जो इसमें जो g की वैल्यू आ रही है वो 0 होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टली बॉडी तभी मूव करती है जब ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो. तो ये हो जाएगा आपका u cos थीटा. vx horizontal component of velocity will be u cos theta. हम निकालेंगे vy. तो vy जब निकालेंगे तो u sin थीटा माइनस 1/2 माइनस gt. क्यों हमने u sin थीटा लिया है? क्योंकि यहाँ पर जब हमने इस वेलोसिटी को ऊपर फेंका था तो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट मिल रहा था, और विदाउट द सपोर्ट ऑफ दिस वर्टिकल कंपोनेंट, इस वर्टिकल कंपोनेंट के सपोर्ट के बिना ये बॉडी ऊपर की तरफ नहीं जा सकती, क्योंकि उस पर अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है. इसीलिए हमने g की वैल्यू को यहाँ पर नेगेटिव लिया. हमको यहाँ पर vx मिल गया, हमको यहाँ से vy मिल गया है. और अब हमें निकालना है, मतलब सपोज करो ये वैल्यू तो हमारे पास ये vy मिल गया, सॉरी ये vx की वैल्यू मिल गई है और ये vy की वैल्यू मिल गई है, और हमें निकालना है अब v डैश, है ना. v डैश निकालना है, और अगर हमें v डैश निकालना है तो हम v डैश निकालने के लिए अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर का यूज करेंगे. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर पर इसलिए यूज करेंगे साइमल्टेनियसली vx और vy दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट हो रहे हैं और एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. तो हम 90 डिग्री वाली कंडीशन लगाएंगे, और उसमें हमारे पास हो जाएगा आपके vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. So that comes equals to v dash equals to under root of u cos theta whole square plus u sin theta minus gt whole square. ये आपका फॉर्मूला बन रहा है. इसकी आइडेंटिटी आप खोल लीजिए. u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2u sin थीटा इंटू gt, सॉरी माइनस आएगा, प्लस ऑफ g स्क्वायर t स्क्वायर विल बी द रिक्वायर्ड फॉर्मूला देयर. मैंने u sin थीटा माइनस gt का आइडेंटिटी खोला है a माइनस b होल स्क्वायर से, और यहाँ पर आप देखिए इन दोनों को अगर हम लें तो ये हो जाएगा u स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2u माइनस, this will become under root of u square minus 2u sin theta gt plus g square
टी स्क्वायर, और यहाँ पर इसमें मैंने u स्क्वायर कॉमन लेके sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज completely equated to 1. So this becomes here u square minus 2u sin theta gt plus g square t square is the required formula which we are getting for our resultant velocity at any instant. At any instant, wherever you want, you can find out this value. It depends on the initial velocity, depends on the gravity, depends on the angle of projection, and depends on the time at which. That is why it is coming at any instant. किसी भी इंस्टेंट पर क्यों निकाल पा रहे हैं? क्योंकि ये टाइम पर डिपेंड करेगी. वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द टाइम वैल्यू देयर. तो आपको ये फॉर्मूला लगा के काफी न्यूमेरिकल्स आपके शॉर्ट आउट हो सकते हैं. फाइनली वी आर कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट. नाउ we have to find out total time of flight. We have to find out total time of flight. What do you understand by total time of flight? Total time of flight means कितनी देर तक हमारा प्रोजेक्टाइल एयर में रहा है. कितनी देर तक हमारा प्रोजेक्टाइल एयर में रहा है, हमें इसका पता लगाना है. तो हमको उसके लिए दो पार्ट लेने पड़ेंगे. एक पार्ट ऊपर तक आएगा और दूसरा पार्ट नीचे तक आएगा. इस टाइप को हम T1 डालेंगे, इसको हम T2 डालेंगे. आपको एक और नई चीज मैं बता दूं, ये T1 है. ये T1 को हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, ओके, और ये T2 को बोलते हैं हम टाइम ऑफ डिसेंट. ठीक है, तो टोटल टाइम हमारा हो जाएगा, टोटल टाइम हमारे पास आना चाहिए T1 प्लस T2. तो हम T1 और T2 टोटल टाइम कैसे निकालें? T1 प्लस T2 टोटल टाइम निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन पे चले जाएंगे. V इक्वल्स टू U माइनस U प्लस AT वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे. मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0, U हमारा U cos थीटा माइनस ऑफ, और जो हमारा ये U sin थीटा माइनस ऑफ GT1 हो जाएगा. मतलब अगर हम मैक्सिमम हाइट इस पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं उसे, तो हमारा टोटल टाइम T1 है, और इस टाइम को हम टोटल टाइम को टोटल एसेंट बोलते हैं. T1 की वैल्यू निकालेंगे U sin थीटा अपॉन G. ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये टोटल टाइम ऑफ एसेंट है और वो टोटल टाइम ऑफ डिसेंट है. एक बहुत ही अच्छी चीज इसमें ये है कि जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय नीचे आने में लगता है. मतलब टोटल टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू टोटल टाइम ऑफ डिसेंट. तो हमारे पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन G. हम क्या कर रहे हैं? T1 प्लस T2, और क्या कर रहे हैं? T इक्वल्स टू T1 and T1 equals to T2. तो इस तरीके से हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, और ये भी डिपेंड कर रहा है हमारे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे 2u sin थीटा अपॉन G. और ये फॉर्मूला आपका रहा है टोटल टाइम ऑफ सेटिंग. आज के लिए मैं अपने वीडियो को यहीं कंक्लूड कर रही हूँ, और हम आगे इसमें पढ़ेंगे कि कैसे हम हाइट निकालें, कैसे हम रेंज निकालें, कैसे हम मैक्सिमम रेंज निकालें, ताकि हम उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में यूज करें. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स.